वेलकम टू मेडिकोस कैफे। तो यार अब जो नया लेसन है इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अपने कंबाइन प्यूपिल और ब्लैडर के ऊपर ड्रग्स के कौन कौन से एक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कंबाइन इसलिए कर दिया मैंने प्यूपिल और ब्लैडर के एक्शन को क्योंकि ताकि बाद में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो इन दोनों के एक्शंस के अंदर। कंबाइन करके बहुत अच्छे से अपने डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब कौन सी ड्रग्स है जो सिम्फेटोमिनिमेटिक्स है जो वो क्या एक्शन कर रही है, सिम्फेटोलाइटिक्स कौन सी एक्शन कर रही है। और वहीं अगर अपने दूसरी बात करें तो पैरासिम्फेटिक सिस्टम जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, वो किस टाइप का एक्शन शो कर रही है यहाँ पे इन प्यूपिल्स की मसल्स के ऊपर, ब्लैडर्स की मसल्स के ऊपर। तो अगर अपने कंबाइन पढ़ लेंगे इन दोनों को, जबकि अपनों ने सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स अभी तक नहीं पढ़ी है जो कि अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन से शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार आपको कंबाइन इफेक्ट शो करना चाहता हूँ, दोनों ड्रग्स किस तरीके से एक्शन करती है। तो सबसे पहले अपने प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल के अंदर मेजर दो मसल्स की बात करते हैं, एक तो रेडियल मसल्स की बात करेंगे और एक सर्कुलर मसल्स की बात करेंगे, क्योंकि एक्शन जो होगा ड्रग्स का वो इन दोनों मसल्स के ऊपर होगा, या तो रेडियल मसल्स के ऊपर होगा या सर्कुलर मसल्स के ऊपर होगा। अब इन दोनों मसल्स से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कौन सी मसल्स पे कौन से रिसेप्टर मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रिसेप्टर पता होगा कौन सी मसल्स पे कौन से मिल रहे हैं, तो नो डाउट रिसेप्टर की वजह से अपने इजीली पता लगा सकेंगे। क्या पता लगा सकेंगे? रिसेप्टर की वजह से अपने ये इजीली पता लगा सकेंगे कौन सी ड्रग यहाँ पे एक्शन करेगी और कौन सी ड्रग यहाँ पे एक्शन करके अपना इफेक्ट शो करेगी। तो जो रेडियल मसल्स होती है उस पर जो रिसेप्टर काम करते हैं वो होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर, एंड इट इज अ टाइप ऑफ जीक्यू रिसेप्टर। इट इज अ टाइप ऑफ जीक्यू रिसेप्टर। वहीं अगर सर्कुलर मसल्स की बात करूं तो सर्कुलर मसल्स पे जो रिसेप्टर काम करते हैं वो होते हैं मस्कारिनिक रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर काम करते हैं। एंड M3 रिसेप्टर इज आल्सो टाइप ऑफ जीक्यू सब टाइप रिसेप्टर, जो कि अपने पढ़ चुके हैं। जीक्यू रिसेप्टर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, सब अपने पढ़ चुके हैं। ध्यान अब ये देना कि जो M3 रिसेप्टर है, जीक्यू टाइप के रिसेप्टर है, और रेडियल मसल्स के ऊपर अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, ये दोनों के दोनों रिसेप्टर जो हैं इसके ऊपर जब ड्रग अपने एक्ट करवाते हैं, ड्रग जो एक्ट करती है वो ड्रग कैसा इफेक्ट दिखाती है अपना, वो ड्रग कैसा इफेक्ट दिखाती है। तो जब भी अपने ध्यान से देखना, सबसे पहले अपने सर्कुलर मसल्स की बात करते हैं। सर्कुलर मसल्स के अंदर M3 रिसेप्टर मिलते हैं। M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करवाना है, M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट, मस्कारिनिक रिसेप्टर है, मस्कारिनिक रिसेप्टर को स्टूमुलेट कराना है। कोलिनर्जिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होगी अपने को। और जब अपने मस्कारिनिक रिसेप्टर को स्टूमुलेट करवाएंगे तो जैसे ही अपने मस्कारिनिक रिसेप्टर को स्टूमुलेट कराते हैं अपने को क्या देखने को मिलता है? एक्टिव मियोसिस देखने को मिलता है। एक्टिव मियोसिस देखने को मिलता है। इट सिंपली मींस कि जब भी अपने M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करवाएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? एक्टिव मायोसिस देखने को मिलता है। वहीं अगर अपने स्टूमुलेट की जगह इनहिबिट करवा दे, अगर अपने M3 रिसेप्टर को इनहिबिट करा दे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देके यहाँ पे, तब अपने को जो एक्शन देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? पैसिव मिड्रिएसिस या फिर साइक्लोप्लेजिया। कौन सा एक्शन देखने को मिलेगा? पैसिव मिड्रिएसिस या फिर साइक्लोप्लेजिया। ये एक्शन अपने को देखने को मिलता है M3 रिसेप्टर के ऊपर। वहीं अब अगर अपने रेडियल मसल्स की बात करें तो रेडियल मसल्स के अंदर क्या होता है? रेडियल मसल्स के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर है। अल्फा 1 रिसेप्टर को कौन स्टूमुलेट करेगा? अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करते हैं सिम्फेटोमिनिमेटिक्स। जो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स है, सिम्फेटोमिनिमेटिक्स ड्रग्स है, जो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, वो ड्रग्स एक्टिवेट कर रही है, वो ड्रग एक्टिवेट कर रही है रेडियल मसल्स को। जब वो ड्रग एक्टिवेट करेगी रेडियल मसल को तो इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? एक्टिव मिड्रिएसिस। कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? एक्टिव मिड्रिएसिस इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात की जाए तो नेगेटिव इफेक्ट के अंदर अगर अपने अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे सिम्फेटोलाइटिक्स देके, तो उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर अपने को पैसिव मायोसिस देखने को मिलता है। जस्ट अपोजिट इफेक्ट्स है दोनों के दोनों। आप देख रहे होगे यहाँ पे कब M3 रिसेप्टर के ऊपर जब अपने ड्रग्स दे रहे हैं तो क्या काम कर रही है, और वहीं अपने सेम चीज जहाँ पे अपने M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट कर रहे हैं तो मियोसिस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अपने रेडियल या फिर अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टूमुलेट कर रहे हैं तो अपने को मिड्रिएसिस देखने को मिल रहा है, एक्टिव मियोसिस देखने को मिल रहा है M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करके, और एक्टिव मिड्रिएसिस देखने को मिल रहा है अपने को जब अपने अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करते हैं। तो यही फर्क है यार, यही डिफरेंस है, यही फर्क है जो आपको बताना है। इसी के अंदर आपको ये सारी चीजें देखनी है कि किस तरीके से ड्रग्स है, कैसे एक्ट कर रही है, कैसे प्यूपिल के ऊपर एक्ट कर रही है, और अब कौन कौन सी ड्रग्स है जो प्यूपिल के ऊपर एक्ट करती है, कौन सी M3 रिसेप्टर्स को स्टूमुलेट कर रही है, कौन सी इनहिबिट कर रही है, कौन सी अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टूमुलेट कर रही है, कौन सी इनहिबिट कर रही है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं अपने। अब देखना जो ड्रग है जो एक्टिव मियोसिस के अंदर काम में आती है, ड्रग जो एक्टिव मियोसिस कोज करती है, उन ड्रग्स के नाम देखना। वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, वो ड्रग कौन कौन सी है? तो जो कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में काम में आती है। कौन सी ड्रग है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा में काम में आती है, जैसे कि पाइलोकार्पिन, फिजियोस्टिगमिन, इकोथायोपेट। ये सारी की सारी ड्रग्स है। सारी की सारी ड्रग्स क्या करती है? ये M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करवाती है, और M3 रिसेप्टर को स्टूमुलेट करवा के एक्टिव मियोसिस कोज करवाती है।
ठीक है। दूसरा है पैसिव मियोसिस की बात करें, पैसिव मियोसिस के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, पैसिव मियोसिस के अंदर ड्रग जो काम में ली जाती है वो है फिनोक्सीबेंजामीन एंड पैराजोसिन, फिनोक्सीबेंजामीन एंड पैराजोसिन। तो अगर पैसिव मियोसिस करवाना है अपने को तो अपने कौन सी ड्रग यूज में लेंगे, फिनोक्सीबेंजामीन और पैराजोसिन। उसके बाद ड्रग्स जो होती है जो एक्टिव मिड्रिएसिस कोज करवाती है, तो एक्टिव मिड्रिएसिस जो कोज करवाती है वो कौन कौन सी ड्रग्स है, फिनाइल एपिफायरिन और एफेड्राइन। फिनाइल एपिफायरिन और एफेड्राइन जो ड्रग्स होती है ये क्या करवाती है, ये सिम्फेटोमिनिमेटिक्स ड्रग्स है, और सिम्फेटोमिनिमेटिक्स से तो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी, और अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी तो एक्टिव मिड्रिएसिस कोज करवाएगी। वहीं अगर पैसिव मिड्रिएसिस और साइक्लोप्लेजिया की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी ड्रग्स काम करती है, यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स काम करेगी। इन जगह पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स काम करती है जो कि अपने बहुत पढ़ भी चुके हैं एंटीकोलिनर्जिक्स के बारे में, एट्रोपिन, देन ट्रोपिकामाइड के बाद साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है, साइक्लोपेंटोलेट का होमाट्रोपिन, ये सारी की सारी ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक्स की तरह काम करती है और पैसिव मिड्रिएसिस या साइक्लोप्लेजिया कोज करती है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कई बार, कौन एक्टिव मिड्रिएसिस कोज करती है, कौन पैसिव मिड्रिएसिस कोज करती है। तो अपने को अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि कौन सा रिसेप्टर क्या काम कर रहा है तो अपने ड्रग्स को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि ये ड्रग्स कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होगी। इवन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर भी रिपीट होती है ड्रग्स, बार बार कहीं ना कहीं काम में आती है बहुत सारी ड्रग्स इनके अंदर। धीरे धीरे अपने को क्या हो जाएगा, अपने को ये चीज़ समझ आने लग जाएगी कौन सा रिसेप्टर कहाँ काम कर रहा है और कौन से रिसेप्टर के कारण क्या चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, चाहे वो एक्टिव मियोसिस हो, एक्टिव मिड्रिएसिस हो, चाहे वो साइक्लोप्लेजिया हो। उसके बाद अपने ब्लैडर की बात करते हैं। ब्लैडर के अंदर अपने दोनों एक्शन देखते हैं। सबसे पहले पैरासिम्पेटिक एक्शन देखते हैं। पैरासिम्पेटिक एक्शन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, पैरासिम्पेटिक एक्शन के अंदर अपने को M3 रिसेप्टर जो होता है वो M3 रिसेप्टर क्या करेगा, M3 रिसेप्टर फिर से GQ सब टाइप का रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि ये क्या करवाता है, ये डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाता है। पैरासिम्पेटिक सप्लाई अपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले कि ये क्या करवाती है, डेट्रोसर की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती है। अब देखना अपनों ने क्या किया, अपनों ने ड्रग अपने पास एक तो कोलिनर्जिक्स है और एक एंटीकोलिनर्जिक्स है। तो कोलिनर्जिक्स जाहिर सी बात है कि M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाएगी, और M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराएगी तो डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। वहीं एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कराएगी, डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स को कम कराएगी। है डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन, डेट्रोसर की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करवाती है, एंटीकोलिनर्जिक्स कम कराती है। अब इंडिकेशंस देखना कहाँ का अपने यूज में ले सकते हैं। जब अपने को कोलिनर्जिक ड्रग्स देनी है, पेशेंट का डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन को अपने को इंक्रीज करवाना है, तब देखना कब दे सकते हैं, तब इंडिकेशन क्या होगा इस ड्रग को देने का, अपने कौन से केस के अंदर ये ड्रग्स दे सकते हैं जो कि M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे या फिर कोलिनर्जिक्स हो। कंडीशन है ब्लैडर एटोनी। ब्लैडर एटोनी के केस के अंदर अपने क्या करते हैं, ब्लैडर एटोनी के केस के अंदर अपने कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं पेशेंट को जो कि डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, और डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या होती है, ब्लैडर एटोनी के केस के अंदर जो यूरिन फ्लो है वो आउट होना शुरू हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर जब यूरिन जो होता है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, यूरिन की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है, तो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड की हुई है। उस फिक्स अमाउंट के बाद क्या होता है, ब्लैडर के अंदर स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। जैसे ही ब्लैडर के अंदर स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है, स्ट्रेचिंग देखते ही क्या होती है, सप्लाई जाती है, पैरासिम्पेटिक सप्लाई जाती है, और पैरासिम्पेटिक सप्लाई पहुंचाती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन आती है, और वो इंफॉर्मेशन क्या करवाती है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। वो इंफॉर्मेशन क्या करवाती है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते ही स्पिंचर जो होते हैं ब्लैडर के वो रिलैक्स होते हैं, और स्पिंचर रिलैक्स होते ही यूरिन आउट हो जाता है, मिच्यूरेशन का प्रोसेस हो जाता है, जो कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। बट यहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर एटोनी के केस में, ब्लैडर एटोनी के केस के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता। ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच तो होता है बट वो इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक नहीं ले जा पाता। ब्लैडर स्ट्रेच होता जाएगा, तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग के बाद भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता ब्लैडर के अंदर, जिसके कारण रिलैक्सेशन नहीं होता स्पिंचर का, और स्पिंचर का रिलैक्सेशन नहीं होता, तो उस कारण यूरिन जो होता है वो अंदर ही ओवरफ्लो होता चला जाता है। तो ओवरफ्लो जब यूरिन होता चला जाता है, तो जब एक लिमिट के बाद जब वो ओवरफ्लो, एक लिमिट तक ओवरफ्लो हो जाता है वो, और जब उस लिमिट तक ओवरफ्लो हो जाता है, उससे ज़्यादा जब उसके अंदर स्पेस नहीं रहता ओवरफ्लो होने के लिए, तब क्या देखने को मिलता है, तब अपने को ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। तब अपने को क्या देखने को मिलता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। और जब ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है, फिर ओवरफ्लो के कारण पेशेंट के अंदर यूरिनेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। और कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी है जो काम में ली जाती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर, एक तो बिथानिकोल और नियोस्टिग्मिन। बिथानिकोल एंड नियोस्टिग्मिन आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। दूसरी एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, इफेक्ट क्या होता है, डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है। एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर डेट्रोसर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट केस होगा यार, यहाँ पे इंडिकेशन ब्लैडर एटोनी था, बट यहाँ पे अब जो इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर डेट्रोसर इंस्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होती है ब्लैडर की, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा यूरिन आते ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरिनेशन हो जाता है, थोड़ा सा यूरिन ब्लैडर के अंदर आते ही फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और क्या हो जाएगा, यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपने बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। मतलब ये पेशेंट को बार बार अर्ज होती है यूरिनेशन करने की, हर थोड़ी देर के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब यूरिन आएगा, अब यूरिन आएगा। तो इस कंडीशन को अपने बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस दो टाइप के होते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर अपने वो रिसेप्टर वाली बात जो मैंने आपको लास्ट लेसन में भी समझा दी थी कि एक तो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स देते हैं अपने जो हर रिसेप्टर पे काम करती है, और एक अपने सिलेक्टिव ड्रग देते हैं जो बेसिकली M3 रिसेप्टर पे काम करती है और बाकी रिसेप्टर्स पे अपना इफेक्ट कम शो करती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो हो गई दोनों की दोनों ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक के एक्शंस पढ़ लिए अपनों ने, इंडिकेशंस पढ़ लिए और इनकी ड्रग्स अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपने सिम्फेटेटिक सिस्टम की बात करते हैं। सिम्फेटेटिक सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो जो रिसेप्टर होते हैं वो दो रिसेप्टर होते हैं, एक तो बीटा 3 रिसेप्टर और एक अल्फा 1 रिसेप्टर। दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो काम करते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर जो होता है वो जी स्टिमुलेटरी GS टाइप का होता है एंड अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है वो GQ टाइप का होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ तो पहले से ही बता रखी है, जहां भी GQ टाइप का रिसेप्टर होगा वहां कैल्शियम रिलीज होगा और जहां कैल्शियम रिलीज होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो स्पिंचर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पिंचर में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बीटा 3 रिसेप्टर की बात की जाए तो बीटा 3 रिसेप्टर क्या करता है, डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है स्मूथ मसल्स के अंदर। डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्टिविटी को क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। तो ये दोनों के रिसेप्टर के एक्शन पता लग गए अपने को। तो जो रिसेप्टर, जो ड्रग है जिस रिसेप्टर पे काम कर रही है अपने, उससे उसका एक्शन बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सी ड्रग्स की बात करी, मैंने यहाँ पे बीटा 3 एगोनिस्ट की बात करी। जब मैं बीटा 3 एगोनिस्ट दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाऊंगा, और जब मैं बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाऊंगा तो बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाते ही मैं क्या करवाऊंगा, डेट्रोसर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज करवाऊंगा। क्योंकि बीटा स्टिमुलेटर, बीटा 3 रिसेप्टर जो होगा वो क्या करता है, वो डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है एंड डिक्रीज करने के कारण अपने इसको किस इंडिकेशन में यूज में ले सकते हैं, इस ड्रग को अपने अर्ज इनकंटिनेंस के अंदर अपने इसको यूज में ले सकते हैं। अर्ज इनकंटिनेंस वाली कंडीशन के अंदर अपने ये ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं। और ड्रग जो होती है वो कौन सी है, मीरा बैकग्राउंड नाम की ड्रग है 2012 के अंदर, और इसको 2012 में डिस्कवरी हुई थी और एड ऑन ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। एड ऑन ड्रग आपको पता ही होगा, किसी और ड्रग के साथ ऐड कर सकते हैं अपने इसको, किसी और कोई और ड्रग पेशेंट को चल रही हो, अगर वो उसके अगेंस्ट उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए पेशेंट, या पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड ना कर रही हो उस ड्रग के लिए, तब अपने जो दूसरी ड्रग साथ में ऐड करते हैं उसको अपने एड ऑन ड्रग बोलते हैं, और इसलिए ये एड ऑन ड्रग के रूप में काम में ली जाती है। वहीं अगर अल्फा 1 एगोनिस्ट की बात की जाए तो अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होता है, जो स्पिंचर के कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करवाता है, इसको अपने कहां पे काम में लेते हैं, इसको अपने स्ट्रेस इनकंटिनेंस के अंदर काम में लेते हैं। स्ट्रेस इनकंटिनेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस के अंदर अपने को पेशेंट का स्पिंचर कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। पेशेंट का जो स्पिंचर कंट्रोल होता है, स्पिंचर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो बहुत अच्छा नहीं होता है इस केस के अंदर। तो स्पिंचर के ऊपर अच्छा कंट्रोल नहीं होता तो पेशेंट को किसी भी टाइप की स्नीजिंग होती है, कफ होता है, तो उस केस के अंदर ऐसी कंडीशन में जब प्रेशर जनरेट होता है ब्लैडर के ऊपर, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट स्मॉल यूरिनेशन का प्रोसेस कर देता है। मतलब स्मॉल कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन बाहर आ जाते हैं पेशेंट के इस छोटे से प्रेशर के कारण, स्नीजिंग के कारण, कफिंग के कारण। तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इनकंटिनेंस बोलते हैं। और स्ट्रेस इनकंटिनेंस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग यूज में ली जाती है वो कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है, ड्यूलोक्सिटिन ड्रग यूज में ली जाती है, जो कि एक एसएनआरआई होती है, सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है, और ये ड्रग जब अपने रीअपटेक को इनहिबिट करवा देंगे तो जाहिर सी बात है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अमाउंट बढ़ जाएगी, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, नोरेपिनेफ्रिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। और नोरेपिनेफ्रिन जाहिर सी बात आपको पता है स्ट्रेस एंड फाइट हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं अपने नोरेपिनेफ्रिन को। तो नोरेपिनेफ्रिन की अमाउंट अपने बढ़ा के इस चीज़ को अपने सही कर सकते हैं, इस चीज़ से अपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर इंडिकेशन के अंदर ड्रग यूज में ली जाती है। तो ये कुछ सिंपल से ड्रग्स थे जो मैंने आपको एक साथ कंबाइन करके समझा दिए। कंबाइन करके इसलिए समझाया मैंने आपको ताकि किसी टाइप की दिक्कत ना हो, अपने आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकें यार इसके अंदर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सी ड्रग मतलब इफेक्ट्स को इंक्रीज कर रही है, कौन सी ड्रग इफेक्ट को डिक्रीज कर रही है। तो ये कंबाइन कर चुका हूँ मैं। कंबाइन इसलिए कि ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार इनके ऊपर, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। एक साथ पढ़ लिया अपनों ने, डिफ्रेंशिएट हो गया तो अपने को कन्फ्यूजन कम होएगी।
तो उसके बाद अपने ये जो लेसन था, इसके बाद अपने नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर अपने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम के। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर, और स्टे ट्यून्ड गाइस यार, इसको रेगुलर पढ़ते रहोगे, सब कुछ ईजी है, बहुत आराम से समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो यार आराम से इनबॉक्स मैसेज करो, मैं हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, मेडिकोस कैफे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।